सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसका आप डिटर्मिनांट पढ़ चुके हो, मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, इनवर्स निकालना जान चुके हो, एडजॉइंट निकालना जान चुके हो, और उसके बाद फिर आपको है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी पढ़ना होता है, जो कि मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है ना, और डिटर्मिनांट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसी चीजों का यहाँ पे आपको यूजेस दिखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे आवाज और नेटवर्क वगैरह बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत आपको ना हो। अगर हो तो आप प्लीज मैसेज पे बता दीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, आपको बच्चों पता होगा, नहीं नहीं तो क्लास 10 से ही सीखते आ रहे हो, जानते आ रहे हो कि अगर आपको दो इक्वेशन है ना, लाइक इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करके अगर दो इक्वेशन दे, है ना, लीनियर इक्वेशन दे और टू वेरिएबल दे, तो आप इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका जानते हो। और आपके पास बच्चों इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका मालूम है, हाउ टू सॉल्व आपको पता है ना। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको, आप में से हर एक बच्चे को पता है कि इसको आप लगभग लगभग पांच पांच मेथड से तो जानते ही होंगे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे क्लास 10th वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट कर देना, इधर वाले को इससे x निकाल के दूसरे वाले में y डाल देना। और फिर आपको एलिमिनेशन मेथड सीखे हुए हैं इसमें, फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखे हुए हैं, आप ग्राफ मेथड से भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, और एक कॉमन सेंस से भी जानते हैं, तो उसको हम किसी मेथड में नहीं रखते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, है ना। और इतना लगभग लगभग तरीका से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना जानते हैं, क्लास 10th में सीखे थे, है ना। और एक आपका और ऐड हो रहा है आज के बाद मैट्रिक्स मेथड से, यस, जिस पे हम लोगों का मेन चर्चा यहां पे हो कि अगर आप क्लास 12 में हो और आप ना डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, तो आपको एक और तरीका मिलने वाला है ना, दो इक्वेशन या फिर दो से ज्यादा भी इक्वेशन लीनियर होना चाहिए, है ना, और वेरिएबल टू या टू से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आप ढेर सारे क्वेश्चंस को करने वाले, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि अब आपको इन सब चीजों में से हर एक चीज का डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मेथड, है ना। और मैट्रिक्स मेथड में जो चीजों पे ध्यान रखना है, जिससे जेई भी एमसीक्यू भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उस पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड पे ला ही देते हैं, और पहले हम आपको बता देते हैं, है ना बच्चों, मेरा आवाज है, यस, कि हम लोग कैसे किसी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे, है ना, बिल्कुल। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं, है ना, कि अगर आपको कोई तीन इक्वेशन दे, लाइक इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 करके एक इक्वेशन दे, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 करके कोई इक्वेशन दे, है ना, और तीसरा a2x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 करके कोई इक्वेशन दे, यानी कि इसमें आपको थ्री इक्वेशन दिए हुए, है ना, एंड थ्री वेरिएबल। तो जब आपको थ्री इक्वेशन और थ्री वेरिएबल बच्चों दे, है ना, तो इसको सॉल्व करने का आपके पास और भी तरीका होगा, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, मैट्रिक्स मेथड से। समझिएगा जय, थोड़ा लेट हुआ है आपको, है ना, क्योंकि फिर आपका केमिस्ट्री क्लास भी है। तो क्या करना है बच्चों, एक्स वाई और जेड, मतलब कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा, है ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट को
ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेना। 1 2 3 इक्वेशन लिख लीजिए। अगर 1 2 3 नहीं भी लिखे, अगर इधर उधर भी लिख दिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीनों का तीनों इक्वेशन आप लिख लीजिए और उसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, उसके कॉफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। दूसरा मैट्रिक्स जिसका नाम ए कर देना, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स समझिएगा बड़ा ही अच्छा है ना। आगे चल करके इसको जब आप पढ़ोगे लीनियर अलजेब्रा में बड़ा नेक्स्ट टाइप का अप्रोच आपको मिलेगा, है ना। प्योर मैथमेटिक्स का फील आएगा फ्यूचर में जब आगे पढ़ोगे तो। यही सब कहानी आगे की मैथ्स में, आगे की अलजेब्रा में होगी। ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा, नहीं। अब आगे जो अलजेब्रा का आपको आफ्टर 12 जो अलजेब्रा कभी पढ़ना होगा तो यही सब चीज पढ़ना होगा और उसका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। अभी हम लोग अप्लाइड के अप्रोच पे चलते हैं और उस वक्त आपको प्योर वाला अप्रोच रहेगा, है ना। लेकिन ठीक है, अभी हम आपको सिंपल मुद्दा बताते हैं, बच्चा टाइप से, 12 लेवल टाइप से, ज्यादा भयंकर बना करके नहीं बताते, ठीक है। तो वेरिएबल वाले को, एक्स वाई जेड वाले को एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेना है एक्स, और जो कांस्टेंट है ना, उसको एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेना है बी, जिसमें D1 D2 D3 इस प्रकार से आपको लिख देना। सिंपल सी बात है, D1 D2 D3 इस प्रकार से आपको नोट कर लेना। आवाज है बच्चों? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो जैसे ही आपको अगर हम तीन इक्वेशन दिए ना, हो सकता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 में कोई ना कोई जीरो हो सकता है। कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकता है, एक्स वाला टर्म भी नहीं हो सकता है, वाई वाला टर्म भी नहीं हो सकता है। तो यहां से, है ना, जब आप इस मैट्रिक्स फॉर्म में तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल में जब इस प्रकार से आप मैट्रिक्स ए एक्स और बी को नोट कर लो, लिख लो, तो आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ए और एक्स को, ये ए वाला मैट्रिक्स को और ये एक्स वाला मैट्रिक्स को, तो यह बी मैट्रिक्स की इक्वल हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को पहचानने के बाद। और उसके बाद आपको निकालना होता है ना, एक्स, एक्स वाला मैट्रिक्स, क्योंकि एक्स वाला मैट्रिक्स ही वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है जिसमें कि एक्स वाई और जेड है। तो ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होता है ना बच्चों, यह बड़ा ही सिंपल होता है, यह होता है ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी। अब ए इनवर्स निकालने आपको आता है, हम आपको बता रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाएगा, है ना, तो उसका इनवर्स आपको निकालना आता है, राइट है। उसका इनवर्स निकालना आपको आता है। उसके इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले एडजॉइंट निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा, और फिर आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, राइट है। तो बस याद ये रखना होता है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लीजिए, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्स वाई जेड तीनों का तीनों वेरिएबल आ जाए। लेकिन अब आप जैसे ही इनवर्स निकालोगे, आपको याद होगा कि सर हम अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है? फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद आया कुछ? और जिसमें कि आपको ये डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है बच्चों, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है, तो इससे आपका दो केस बनने वाला है ना। एक केस ये बनेगा कि हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, और दूसरा केस ये भी बन सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना सक्षम। तो जीरो होगा तो क्या होगा और जीरो नहीं होगा तो क्या। तो अगर कभी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो निकल गया, तब तो आप कहोगे कि सर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना, क्योंकि ये 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट टाइप का चीज बन जाएगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कहोगे कि नहीं कहोगे?
और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर आप कहोगे, तो फिर बच्चों इस वक्त इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा ये बताइए, है ना। इस वक्त इस इक्वेशन का सर सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर, है ना, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यानी कि सॉल्यूशन होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपको इस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए, स्पेशल सॉल्यूशन चाहिए, तो मस्ट बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और इसमें इक्वल टू जीरो में दो दो केस है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सिंपल तरीके से इक्वेशन पे लाते, है ना। इसी वक्त अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, जिस सॉल्यूशन को आप निकालोगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, राइट है जयंत, आप समझ रहे हैं, है ना। कंसिस्टेंट होगा, जिसको आप कंसिस्टेंट भी कहते हो, ठीक है। तो सर ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू अगर जीरो हो गया तब तो दो दो बात होगी। एक बात होगी, है ना, नो सॉल्यूशन के लिए, और एक बात होगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन में याद कीजिए क्लास 10th वाले रूल को, नो सॉल्यूशन में और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आप बच्चों करते क्या हो। तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आप किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, याद रखिएगा। सॉल्व करते हो सिर्फ और सिर्फ इस केस में, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तब आप सॉल्व करते हो। याद आया क्लास 10th वाला बात, यूनिक वाले में ही सॉल्व करते हो, है ना। मेनी सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं करते हो, नो सॉल्यूशन में भी सॉल्व नहीं करते। तो अब हमें ध्यान देना होगा, अब अगर हम आपको कोई भी क्वेश्चन देंगे लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल वाला, तो उसमें हम इस चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। क्लियर है, जीरो नहीं हो तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी आप उसको सॉल्व करोगे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए, जिससे कि आप जान पाओ, ठीक है। एक ही बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब आपको इसके पीछे की बात और बताने हैं हमें, है ना, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले ये बता दें कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कहते हैं, इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, जब उसका सॉल्यूशन ए या एक से अधिक हो तब हम लोग उसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। राइट है बच्चों, है ना। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब कहते हैं, जब उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो तब हम लोग उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है ये छोटी सी बात। इस पूरे बातों को समराइज करके लिख देंगे, उससे पहले आइए इसको सॉल्व कीजिए, सीखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपको करना होगा, एक मैट्रिक्स ए पहचानना होगा, लिखना होगा, फिर एक्स मैट्रिक्स लिखना होगा, फिर बी मैट्रिक्स लिखना होगा। और उसी वक्त जैसे ही आप ये लिख दो तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और इस ए इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए आपको ये जो ए मैट्रिक्स आएगा उसका पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेना चाहिए कि वह जीरो है या नॉट जीरो। नॉट जीरो होगा तभी आगे प्रोसीड कीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन। जीरो हो गया तो बोल दीजिएगा या तो, है ना, नो सॉल्यूशन होगा सर, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। राइट है प्रतीक। सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या आपने बच्चों
ए, एक्स और बी मैट्रिक्स लिख लिया। ए मैट्रिक्स बता सकते हो सक्षम? लिख लिए आप? और एक्स मैट्रिक्स लिख लिए? यस। तो ए मैट्रिक्स में पक्का आपका 1 3 2 -1 4 -1 और 2 -5 और 3, और एक्स मैट्रिक्स में आपका एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स में आपका 7 -5 और 12 है ना। इस प्रकार से अब आपको फॉर्मूला लगाने से पहले चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनांट ऑफ ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट बताइए कितना आया। बताइए प्रतीक, तुम तो बहुत जल्दी डिटर्मिनांट सॉल्व कर लेते हो। बताइए इसका डिटर्मिनांट कितना आया सॉल्व करने के बाद, तभी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाए। 4 आया, वेरी गुड। यानी कि 4 नॉट इक्वल टू 0 है सर। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा सर। इसका मतलब सॉल्व करेंगे। यस। और हाउ टू सॉल्व? हाउ टू सॉल्व के लिए आपको पता है बच्चों, है ना। फॉर्मूला जानते हो कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लेगा, है ना शशांक। कि बच्चे को इन्वर्स आता है कि नहीं, बच्चे को एडजॉइंट आता है कि नहीं, बच्चे को ट्रांसपोज आता है कि नहीं, बच्चे को कोफैक्टर आता है कि नहीं, और बच्चे को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आता है। एक क्वेश्चन कितने चीजों को चेक कर रहा है ये आप देख लीजिए। कि आपको इन्वर्स निकालने, और इन्वर्स निकालने में ट्रांसपोज आना चाहिए, एडजॉइंट आना चाहिए, कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। और जब ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट। तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, वेरी गुड प्रतीक, आंसर ला दिया, क्या बात है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ए इनवर्स बताइए कैसे निकाला जाए, है ना। 1 अपॉन, है ना, एडजॉइंट ऑफ, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बताइए क्या होगा इस फॉर्मूला का यूज करने वाले। तो ए हमारा ये रहा मैट्रिक्स, है ना। इसका एडजॉइंट बच्चों कोई लिखाएगा हमें? -1 4 -1 2 -5 और 3, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे शशांक? सबसे पहले सर ट्रांसपोज करते हैं और सबका कोफैक्टर लगाते हैं, प्रॉपर साइन लगाते हैं। बताइए पहला रो पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? कमेंट करते चलिए, है ना। हम भर देते हैं पोजीशन। आप हमें बता दीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई की जगह पे क्या क्या होगा। हम इरेज कर करके वहां पे आपके कमेंट को देख करके लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यस आपको बच्चों एडजॉइंट निकालना आज भी आता है। और ट्रांसपोज अभी नहीं किए हैं, ट्रांसपोज बाद में करेंगे, एक स्टेप बाद। बताइए ए इक्वल टू कितना? कोई जवाब नहीं। बी इक्वल टू कितना? सी कितना? ट्रांसपोज बाद में कीजिएगा। प्रतीक कह रहा है A1 होगा, ठीक है। और कोई? A1 होगा। बी कितना होगा? B7 होगा। A7 होगा। जयंत तुम बताओ, ए बी सी डी के बारे में बताओ, हम नहीं करेंगे, तुम लोग ही बताओगे बच्चों। बताइए
ABCD हम नोटेशन दे दिए, आप बस ABCD भरवा दीजिए कि क्या क्या होगा। हम भर दें शशांक? बताइए शशांक, हम फिल कर दें? मेरा आवाज है ना? B इज इक्वल टू -19, सक्षम बोला। को फैक्टर निकालना है। C बताइए। बच्चों भूल गया, सब सब भूल गया, या तो करना नहीं चाह रहा है। इसका निकालना है। C आया है -11 यानी +11, +11 प्रतीक। D-1, देखिए अब प्रतीक सब बोलेगा, वेरी गुड। और D1 C1 आया। नेक्स्ट C-11, ठीक है। नेक्स्ट B-19 D-1। नेक्स्ट E के जगह पे E-1 F-3। क्या बात है, माइनस का ही जमाना चल रहा है। G-11 F-7 H-7। बताइए क्या प्रतीक कितना सबका आया? बाकी बच्चा नहीं बोल रहा है, नहीं मैसेज कर रहा है। जयंत, शशांक, सक्षम, मुनीषा, बताओ क्यों नहीं आ रहा है तुमको ट्रांसपोज निकालने? आया, सेम टू सेम आया। ठीक है, कोई चेंज करना है तो बता दीजिए। सक्षम आया, निशा आया, शशांक। तो इसका ट्रांसपोज करना, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करके यहां लिख देते हैं तो हमें निकल जाएगा, है ना, ए का एडज्वाइंट। तो यहां लिख देते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 19 -11 -1 -1 -3 11 7 और 7। और अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। यानी कि ए इनवर्स निकल गया 1/4 और एडज्वाइंट ऑफ ए निकल चुका है 7 19 11 और उसके बाद -1 -1 3 और उसके बाद है 11 7 और 7। यस, लेकिन हमें निकालना है अब x इक्वल टू। तो x इक्वल टू होता है a इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ b, है ना। तो a इनवर्स देख लीजिए आपके पास है। यस, बोलिए प्लीज। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा बेस आ रहा है। मेरा ही बेस बढ़ा हुआ है।
कुछ गड़बड़ हो गया? सर एडजेसेंट रॉन्ग है सर। हाँ, अब सही आवाज। फिर से रिपीट प्लीज। एडजेसेंट रॉन्ग आया। एडजॉइंट ऑफ ए गलत आया। सबका आया है, सबका गलत ही आया क्या? प्रतीक कह रहा है 7 -19 -11 1 -1 -1 है ना, 3 -3 11 और 7। वाह, बच्चा लोग तो चमत्कार भयंकर कर चुका है। हम्म, ये फिर किसका किसका है, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है। लगता है एडजॉइंट भूल गए हो, तो इतना देर में तो हम बता देते। हाँ, इतना टाइम लगाया, हमको लगा तुम लोगों को याद है, तुम लोग करोगे तो याद आएगा, लेकिन नहीं, तुम लोग तो महान आत्मा हो सब। सिर्फ प्रतीक कर रहा है और कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। घर पे करते रहिएगा खुद आप। 1/4 है आपका ये जो भी आपका मैट्रिक्स आया 3/3 का आया है ना। हम ABCD रखते हैं, है ना, ABCDEF GHI। जयंत भी नहीं बोल रहा है, और जयंत भी बोल रहा है हाँ यही आ रहा है। शशांक भी, पता नहीं क्यों, या तो आप भूल गए एडजॉइंट निकालो तो आप हमें बता दो, हम कर देते हैं, है ना, या फिर मेरा काम है, आपको ऐसा लग रहा होगा। और ये जो हमारा बी डिटर्मिनांट है ना, वो आया आपका B1 B2 B3 मान के चल। ये B1 B2 B3 क्यों मानना, ये तो दिया ही हुआ है। 7 5 7 -5 और 12 है ना, इस प्रकार से डिटर्मिनांट दिया हुआ है। इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर 3x1 है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ना, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो ये जो डिटर्मिनांट आपका आया मल्टीप्लाई होकर के वह आएगा आपका, है ना, 3x1 का। तो मान के चल लेते ये M आया, ये L आया और ये N आया, और ये X वाला जो आपका मैट्रिक्स है ये XYZ आया है। तो यहां से कंपेयर करके X = L बोलेंगे, Y = M बोलेंगे, और Z = N बोलेंगे। ना ही आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स याद है, और ना ही आपको एडजॉइंट और इनवर्स याद है, और कोई बच्चा कर भी नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला फिर क्वेश्चन कैसे आपको होगा जब आपको अभी भी एडजॉइंट किसी को याद नहीं है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। हम सिंपल बोल दिए हैं कि हम आपको ABCD लिख देते, आप उस ABCD को पहले भर लो कॉपी में, हम इंतजार करते फिर आप कमेंट कर। लेकिन नहीं, आपसे तो वो हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। तो फिर आइए एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसमें हर एक बच्चा हमको फिल करके ट्रांसपोज करके सब कुछ करके हमें कमेंट करेगा। हर जो बच्चा कर दिया है वो अपना अपना सब करेगा ABCD, है ना, तभी आपको आएगा। ये खुद से करने वाला चीज है। आपको इनवर्स नहीं याद है, बोल दो एक बार हमें, हम बता देंगे आपको कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर किसे कहते हैं, कुछ भी पूछ लो। सिर्फ और सिर्फ प्रतीक कर रहे हैं। लिखिएगा एक क्वेश्चन, इसका आप ईच एंड एवरी चीज आप हमें बताओ, है ना। सबसे पहले हम आपको सॉल्व के लिए 3 इक्वेशन दे देते हैं मैट्रिक्स मेथड से। एक एक बच्चे को करना है, जयंत करना है ना। 3x + 4y + 2z = 8। एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा इक्वेशन 2y - 3z = 3। अगला इक्वेशन x - 2y
माइनस प्लस 6z इक्वल टू -2। सीबीएसई 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले आप हमें बताइए ए, और इसको लिखना है, ये तो हर एक बच्चा लिख लेगा कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा सर? यस, 3 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 2 होगा, -3 होगा, 6 होगा। और हाँ, बी मैट्रिक्स क्या होगा? बी से पहले एक्स मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा सर एक्स, वाई और जेड। और बी मैट्रिक्स कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, और कांस्टेंट में क्या क्या चमक रहा है? 8, 3 और -2। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर एक बच्चा कमेंट करेगा तभी आगे बढ़े। नहीं आता है तो बता देना कि नहीं आता है सर, है ना। डिटर्मिनांट ऑफ ए बताइए कितना होगा? डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू क्या? डिटर्मिनांट क्या है? तो डिटर्मिनांट ऑफ 3, 0, 1, 4, 2 -2, 2 -3 6 इज इक्वल टू क्या होगा? निशा कह रही है 2। और कोई बच्चा बताओ 2 किसका किसका? क्योंकि गलत एक समय पे हो सकता है प्लस माइनस में निशा से हो जाए, तो पांचों के पांचों बच्चे से तो गलत नहीं होगा ना, लेकिन कमेंट नहीं करेगा। बताओ सक्षम कितना आया तुम्हारा ये डिटर्मिनांट? हाँ बनाइए जल्दी। एक ही बच्चा अभी तक, प्रतीक का भी 2 आया। अब एक बच्चा और बोल दे सर मेरा 2 आ गया, तो आगे बढ़ेंगे। डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 2 लिखकर एक का और इंतजार, और बिना बनाए मत कीजिए। आपका कुछ और है बताइएगा, चेक कीजिएगा, कमेंट करके चेक कीजिएगा। आगे सर 2 आया, वेरी गुड। इसका मतलब 2 नॉट इक्वल टू 0 है, मींस सर यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो तो पहले चेक करते हैं, सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन है, मींस इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हमें आपको सबसे पहले इस फॉर्मूला का मदद लेना होगा, और फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो उससे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने से पहले, है ना, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। यस, तो ए मैट्रिक्स आपको दे चुके हैं हम, और उसका एडजॉइंट अब आप ही से निकलवाएं। ए मैट्रिक्स हमें दे चुका है 3, 0, 3, 0, 1, 4, 2 -2 और 2 -3 और 6, है ना। ये रहा हमारा ए मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट आप भरोगे कैसे, आप बोलोगे कैसे? उसी के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए दे रहे हैं, और ट्रांसपोज बाद में करेंगे। टी अभी लिख रहे हैं पावर में, और यहां पे ए बी सी, और यहां पे डी ई एफ और जी एच आई, तभी तो आप कमेंट कर पाओगे कि सर ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना और डी इक्वल टू इतना, और उसके बाद कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए प्रतीक सॉल्व करके आंसर बोल दिया, बहुत बढ़िया। प्रतीक तब तक ए बी सी कमेंट कीजिए, आप ट्रांसपोज बाद में करेंगे, है ना, इसका ट्रांसपोज बाद में करेंगे। ए इक्वल टू कितना आया, बी इक्वल टू कितना आया, कुछ बच्चे ए निकालिए तो कुछ बच्चे आई निकालिए, कुछ जी निकालिए तो कुछ एच निकालिए, कूद कूद के, क्योंकि स्टार्टिंग से तो सब निकालेगा। हाँ, ए इक्वल टू 6 दो बच्चे आया, बी इक्वल टू -3 दो बच्चे का आया, बिल्कुल सही है आप। सी इक्वल टू -3 बिल्कुल सही है प्रतीक, सी इक्वल टू -2 बिल्कुल सही है निशा। डी बताइए कितना आया जयंत का? डी इक्वल टू -28 बिल्कुल सही है प्रतीक। सी इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है शशांक, सी -2 शशांक। ई इक्वल टू 16 बिल्कुल सही है निशा जय और प्रतीक। जयंत D28 बिल्कुल सही है। F10 बिल्कुल सही है निशा का। F10 प्रतीक सही, जयंत सही, वेरी गुड।
D28 सही जयंत, है ना। G16 और -16 में लड़ाई हो गया। जी बताइए कोई बच्चा। प्रतीक बोल रहा है 16, निशा बोल रहा है -16। हाँ 16, वेरी गुड। G16 है बिल्कुल सही, वेरी गुड जयंत। अब आया ना कमेंट, H9 है। और देखिए इसीलिए इतना जल्दी हम करना चाहते थे। हाँ अब बहुत सही है, ये हमारा निकल गया कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब इसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। और अब की बार बिल्कुल सही है, शशांक कहीं कहीं माइनस प्लस में गलती किया, बाकी हम जो बोर्ड पे लिखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी का नहीं आया है तो प्लीज अपने कैलकुलेशन को चेक कीजिए। जी चेक कीजिए सर। हाँ जी बताइए। जी आपका -16 होना चाहिए। यस चेक कर लिए नीचे। जयंत जी -16 होना चाहिए। यस नहीं जयंत जी चेक कीजिए, नहीं तो हम अब बोर्ड पे चेक करके दिखाएंगे। हाँ सर। ये निकालना है हमें, है ना, ये वाला का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और -4 -16 आया। -16 प्रतीक, प्रतीक दो बार 16 पे जी रहा है प्लस। और जैसे ही ये निकल गया, -3 को 3 लगा होगा। हाँ माइनस होता नहीं है, माइनस यहां होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां तो प्लस ही रहता है। वो ए मैट्रिक्स का बोल रहे सर, ओके वह थोड़ा 3 माइनस में नहीं, माइनस नहीं दिख रहा है 3 में। 3 में माइनस नहीं दिख रहा है, हम दिखाएं। सर वो राइट हैंड साइड सेकंड में, यहां पे ये ए ए ए मैट्रिक्स, ये सर ये इसमें 3 होगा ना, -3 होगा मतलब। हाँ तो -3 लिखे थे, अच्छा यहाँ -3 था, ये थोड़ा सा ऊपर चमक गया था। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। 6 -3 -2 -28 16 10 -16 9 और 6, ये इसका एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए कितना प्यारा निकला है और बहुत सही निकला है। अब हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स निकालने के लिए बस पेन का कलर बदल लेते हैं और ए इनवर्स दिखा देते हैं इसी पेज में। ए इनवर्स यहां पे भर रहे हैं 1/2, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी निकल चुका है 6 -3 -2 -28 16 और 10 -16 9 और 6। और हाँ 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसके जगह पे हम लिखना चाहते हैं। फाइनली हमारा ए इनवर्स आने को तैयार है। ये हो गया 3, ये हो गया -3/2, और ये हो गया माइनस का 1, है ना। और ये हो गया हमारा -14, ये हो गया हमारा 8, और ये हो गया हमारा 5। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के मदद से और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मदद से ए इनवर्स निकला। लेकिन इंतु किंतु परंतु सर, हमें एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। हम बोले यस, ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स को और ए इनवर्स और एक्स मैट्रिक्स तो आपका एक्स वाई जेड है, और ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स अभी अभी आया है जिसमें कुछ निगेटिव भी है कुछ फ्रैक्शन भी है ना। तो 3 है, -3/2 है, और माइनस का 1 है, और उसके साथ साथ आपको फिर -14 है, 8 है और 5 है। उसके बाद बच्चों -8 है, 9/2 है और 3 है। और इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। यस अब बच्चा लोग कमेंट कर रहा है, इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, और बी मैट्रिक्स में हमारा 8 है, 3 है, -2। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स जैसे ही कीजिएगा तो आपका काम अब बनेगा। यस पहला वाला का रो लीजिएगा
और दूसरा वाला का कॉलम लीजिएगा। तो 8 3 जा 24, 8 इंटू 3 24 है ना, प्लस माइनस 14 इंटू 3 माइनस 8 इंटू -2, ये हो गया। ओवरऑल बच्चे के अकॉर्डिंग ये वाला जो है वो सॉल्व करके आ रहा है -12 -2, बिल्कुल सही, -2, बहुत सही आंसर। उसके बाद अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को लेंगे, इसको और इसको, वेरी गुड प्रतीक निशा। अब आए आप, है ना, -3/2 मल्टीप्लाइड विथ 8, -8 इंटू 3 -9/2 इंटू 2, ये बच्चे के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3, है ना प्रतीक? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और अब हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को देखना है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे हमें आया, वेरी गुड शशांक, नहीं 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 शशांक गलत, हाँ y3 आया, बिल्कुल शशांक। जेड बताइए। ओके निशा, -5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, और ये मल्टीप्लाई होकर के 1 है। यस, अब इस मैट्रिक्स XYZ वाले को इक्वल कर रहे हैं -2 3 और 1 के साथ, और इंप्लाइज करके लिखते हैं x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1, आपका आंसर। अच्छा, प्रतीक बोला प्लीज चेक x सर, है ना प्रतीक? x हम चेक कर लेते हैं। आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 3 जा 24 और 42 और 16, तो 42 और 16 को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास हो गया 58, में से 24 को घटाया जाए, है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 4 और 34, 24 सक्षम कह रहा है। अच्छा, 8 3 जा 14, 3 जा और 8 -2 जा हो गया +16, 24 प्लस 16 हो गया आपके पास 40। यस, -2 आएगा, चेक्ड प्रतीक, चेक कर लिए, कंफर्म -2 आएगा। एनी डाउट प्रतीक? x इक्वल टू -2, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके और जोड़ घटा करके -2 के इक्वल आएगा, कंफर्म, लॉक, चेक कर लिए, आप कर लीजिए। अब हो गया चेक, तो यहां से हमारा XYZ का आंसर आ गया। हम आपको यह सिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको अगर ध्यान देना है तो आइए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन वाला आपसे क्या क्या चेक कर सकता है, और क्यों मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम आपके बताते हैं। क्योंकि वन क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे एग्जामिनेशन में। पहला बात चेक करेगा आपसे, है ना, कि बच्चे को एडजॉइंट का मतलब आता है कि नहीं। दूसरा बात चेक करेगा कि बच्चे को ट्रांसपोज का मतलब समझ में आता है कि नहीं। तीसरा बात आपसे चेक करेगा बच्चे को कोफैक्टर का मतलब समझ में आता है या नहीं। चौथा बात आपसे चेक करेगा बच्चे को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। अगला बात चेक करेगा कि मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है या नहीं आता है। तो अगर एक क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट को चेक करे तो वो क्वेश्चन तो बच्चों वैसे भी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? अब इस पे आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आए, तो ढेर सारे क्वेश्चन पे इसको आप प्रैक्टिस करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन हम इसी टाइप के क्वेश्चंस में हम आपको अब ये बताने वाले हैं कि कैसे ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है और बच्चे परेशान हो सकते हैं।
तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये क्वेश्चन। अब अगर आप इसमें एक मैट्रिक्स समझ रहे होंगे जयंत, ए मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, से यस और नो इस क्वेश्चन में? एक्स मैट्रिक्स आपको दिख रहा है और बी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। यस सर। एस एक्स मैट्रिक्स जो है वो 1/x है, 1/y है और 1/z है, ऐसा ही ना कुछ है ना? तो ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कैलकुलेशन में आपको फंसा सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ये जो 1 वेरिएबल आ गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम लोग अपने मन से 1/x को u मान लेंगे, 1/y को भी एज्यूम कर लेंगे और 1/z को w एज्यूम कर लेंगे, u भी w। और उसके बाद फिर है ना ए मैट्रिक्स लिखवा देंगे सर से। ए मैट्रिक्स हमें दिख रहा है 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 और उसके बाद फिर एक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे। एक्स मैट्रिक्स में 1/xyz से ज्यादा अच्छा u भी w हो रहा है, लग रहा है। और उसके बाद हाँ सर बी मैट्रिक्स लिखवा देंगे आपसे हम 4 1 2 और उसके बाद है ना ए इनवर्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला रूल अप्लाई करवा देंगे, तो आपसे u भी w निकलेगा। फिर उसको आप चेंज करके x y और z निकालो, खुद से कीजिए। तो इसमें हमें यह बताना था, लेकिन जो सभी बातों का मेन बात था कि कब सर सॉल्यूशन होगा यूनिक, है ना? मतलब कि अब हम लोग सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये तो सॉल्व, हाउ टू सॉल्व आपको आता है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप सॉल्व करोगे, है ना? तो जैसे ही आप एक इंपॉर्टेंट नोट करके समझ लीजिए कि आपको कब सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब मेनी होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा, इस पे हम आपको बता दें। ठीक है? ठीक है प्रतीक, चेक कर लेंगे हम आपकी बातों को क्लास के बाद अगर आप कहो तो, है ना? तो अगर कभी बच्चों आपको ax इज इक्वल टू बी अगर आप लिखते हो तो यहां से आप x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हो, है ना? और ए इनवर्स बी लिखने के साथ साथ आप ए इनवर्स की जगह पे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के साथ साथ बी का मल्टीप्लीकेशन कराते हो। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में जो चीज चमका है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल में होता है। यस, तो नोट नंबर फर्स्ट हम आपको बता दें कि अगर प्यारे बच्चों कभी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, जो कि अभी तक के हर एक क्वेश्चन में आया है, तब आप बोलिएगा कि द सिस्टम, है ना, ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, क्लियर है? और इसी वक्त सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर अगर की ही तो बात चल रही है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तब क्या कहेंगे? तब दो बात कहिएगा, हाँ, लेकिन कंफर्म बताइए कि कंफर्म क्या कहिए। तो इसमें बच्चों इसमें दो बात है ना, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया के साथ साथ फिर आपको एक चीज और चेक करना होगा, और वह क्या होगा? वह होगा एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट। अगर ये नॉट 0 आया, समझना सा सांगते, एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट अगर नॉट 0 आया, देन, है ना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन।
ऑलराइट। और तीसरी बात सर कि हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आए और उसके साथ साथ एडज्वाइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट ऑल्सो जीरो आ जाए। यस, तब बच्चों हम लोग कहेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑलराइट, मेनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गई पूरी बात। हम आपको बोले ना पहले इक्वेशन सॉल्विंग सिखा देंगे फिर। तो कभी कभी आपको बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, कोई इक्वेशन दे देंगे और पूछेगा के किस वैल्यू के लिए यह इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, के किस वैल्यू के लिए यह यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, इसके किस वैल्यू के लिए यह नो सॉल्यूशन दे रहा है। यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहा है सक्षम समझ में। क्वेश्चन कैसे कैसे एमसीक्यू में बनाए जा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि बच्चों जैसे आप इसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस करके भी होता है। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे ही सॉल्व करना, क्योंकि अभी तो आप दिमाग खराब कर रहे हो। तो हम आपको केवल और केवल पॉइंट ही कुछ कुछ बता दें, है ना, कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स नहीं, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चन में दिखते हैं, है ना। तो सम इंपॉर्टेंट वर्ड को हम डिस्क्राइब कर देते हैं पहले, सम इंपॉर्टेंट टर्म। आप सच्ची बताना, आप पक्का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देखते हो, कंसिस्टेंट लिखा हुआ कि डिटर्मिनेंट फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, है ना। तो उस टर्मोलॉजी का क्या मतलब हुआ हम आपको वो पहले बता। कम से कम 5-6 इक्वेशन अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। राइट है। इस कंसिस्टेंट वर्ड को समझ रहे हैं प्रतीक? कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है ना, लिख देते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट अच्छे से, क्योंकि ये टर्म जब आ जाता है तो बच्चा भूल जाता है, तो इसीलिए आज हम लिख देते हैं कि अगर कंसिस्टेंट वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब समझिएगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा, तो वेदर, है ना, यस वेरी गुड, वेदर यूनिक, है ना, या फिर बच्चों क्या चीज इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक टर्म को आपने जाना, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म को हम उठा रहे हैं। इनकंसिस्टेंट अगर लिख दे तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं नहीं, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, और निशा दूसरे शब्दों में बिल्कुल सही बात बोलिए कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लास 10th में ही था, लेकिन आप इस टर्मोलॉजी को अच्छे से नहीं रूबरू किए थे। इसमें और भी आपको चीज देखने को मिलता है, होमोजीनियस इक्वेशन देखने को मिलेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन बिकम होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन के रिगार्डिंग हम आपको कहना चाहेंगे कांस्टेंट टर्म, जो इस इक्वेशन में अपने को कांस्टेंट टर्म दिखाई दिया था ना जयंत, कांस्टेंट टर्म है ना जीरो होता है, तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं अच्छा होमोजीनियस इक्वेशन। ऑलराइट, अगला उठाया जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये भी जेई और कभी कभी ये बोर्ड वाला भी उठाता है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऑल वेरिएबल जीरो,
एक्स भी 0 निकल जाएगा आपका किसी दिन, है ना, वाई भी 0 निकल जाएगा और जेड भी 0 निकल जाएगा। तो उस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन। जयंत क्लियर हुआ? ऑल वेरिएबल 0, that is x equal to 0, y equal to 0 and z equal to also 0 means trivial solution। एक और टर्मोलॉजी बार बार इसमें देखने को मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे ऐसे अगर एक टर्म का यूज करेगा तो आपके लिए ये पेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो, है ना, नेमिंग वाइज, नाम वाइज, है ना, कि अगर ठीक है भाई ये टर्म का यूज करता है तो इसका, और ये टर्म का यूज करता है तो इसका मतलब ये, हम आपको बता दिए ये 5 टर्म जनरली दिखाई देते हैं। और कोई टर्म है बच्चों आपके दिमाग में तो बताइए, हम उसको बता देंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है। कॉन्ग्रुएंट लाइन वगैरह आपको क्लास 11th के स्टेट लाइन में ही डील कर दिए थे। क्लियर है? अब इतने के मदद से कम नहीं तो बच्चों नहीं तो 5 आपको लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना होगा मैट्रिक्स मेथड से। हम लोग तो 10-20 सॉल्व करते हैं एक बैठकी में, क्योंकि जब आप कीजिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। और उसका बेस्ट जगह है सर कहां से सॉल्व करें, तो RS अग्रवाल से सॉल्व कर लीजिए। कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं, आप बस प्लस माइनस में गलती करो। इस चैप्टर की यही खासियत, प्लस माइनस में बच्चे गलती करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के तौर पे बनाइएगा, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के तौर पे बनाइएगा। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने को, और बता दीजिए, तो हम आपको और बता देंगे। और इसमें और भी बातें की जाएंगी जेई लेवल के लिए, है ना। जेई लेवल के लिए क्या क्या बात करना चाहिए हम आपको ये एक बार बोल करके बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंट लाइन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। कार्मर्स रूल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। होमोजीनियस लीनियर, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 इक्वेशन 2 अननोन के बारे में बात करेंगे, है ना। 3 इक्वेशन 3 अननोन के बारे में बात करेंगे। चेन रूल के बारे में बात करेंगे, यस प्रतीक, है ना। डिटरमिनेंट की मदद से कैसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन होता है नहीं होता है, इसके अलग अलग रूल को जानेंगे। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना से हमारा काम बन जाएगा। और कुछ इस टर्मोलॉजी को याद रखेंगे, इतना को याद रखना है। और उसके बाद सबसे क्रांतिकारी फॉर्मूला इसी पेज में, इतना ही आपके लिए काफी। अब जब हम अगले दिन टर्म 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो आप अपना कमेंट वाला सेक्शन को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपको कमेंट करना चाहिए, है ना, तभी आपको आएगा। सिर्फ प्रतीक और निशा एक्टिव दिखाई देता है, बाकी बच्चे नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। या तो आप खुद बना लेते हैं, है ना, और बताना नहीं में विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो जाइए, आपका अलग अलग क्लास वगैरह होगा, तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों। अगले दिन हम लोग मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हुए। चैप्टर एंड टर्म 1 के लिए कह सकते हैं, टर्म 1 के लिए बिल्कुल एंड हो गया, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो अभी अभी रूल सब हम बता रहे थे, नाम सब बता रहे थे, इस पे एक लेक्चर और आगे बढ़ेगा। यस, तो अगर आप कहोगे तो अभी बढ़ा देंगे अगले क्लास, नहीं तो टर्म 1 के कुछ क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे। और उसमें हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तीनों को मिला करके सवाल बनेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम भी आपके साथ यही करेगा, तीनों को मिला करके एक सवाल उठाएगा और उसके बारे में आपसे पूछेगा।
हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत दुख हुआ आपके प्रदर्शन से आज हमको।